हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिली होगी, नेक्स्ट जो क्लास मिली होगी, उसमें हम लोगों ने 60 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग 70 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो टॉपिक चल रहा है, यानी ये जो क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, ये अधिगम से रिलेटेड है। यानी अधिगम जो टॉपिक है, आप में यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 हर बार पूछे जाते हैं। तो अधिगम यानी लर्निंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, आप अच्छे से कर लोगे। जो आपने मतलब इसकी क्लास आपको नेक्स्ट जो मिली होगी, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो वो कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें 60 क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से मैंने कवर किए हुए हैं। आज जो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, इसमें 70 से स्टार्ट करेंगे। जो कुल मिला के पूरे क्वेश्चन थे वो 37 क्वेश्चन है एक टॉपिक से। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस के क्वेश्चन है, तो ये डाउट मत रखिएगा कि ये क्वेश्चन मैंने कोई बुक से लिए हैं, ऐसा नहीं है। सारे प्रीवियस के क्वेश्चन है, और आपके सीटेड एग्जाम में जो प्रीवियस के क्वेश्चन होते हैं काफी रिपीट होते हैं। तो अगर रिपीट नहीं भी होते हैं तो वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अधिगम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, आप अच्छे से क्लियर कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उस क्लास में आपको 16 तक क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो भी क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। आपको मतलब लर्निंग से रिलेटेड सारे आपके क्वेश्चन, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आपको जो क्लास मिलती है डेली 3 बजे मिलती है, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। इसमें हम लोग सीडीपी अच्छे से कवर कर रहे हैं। 5 बजे जो क्लास मिलती है उसमें सोशल साइंस कवर हो रही है। उसमें क्लास 6 एंड 7 की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें क्लास 8 की हिस्ट्री कवर करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास भी आप लोग ज्वाइन करिएगा, या फिर हम लोग ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी, मतलब कोई भी एक जो थ्योरी है वो एक सब्जेक्ट वो कवर करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 6 एंड 7 की हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। हाउ चिल्ड्रंस लर्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट्स। तो इसमें बात जो की जा रही है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। यानी स्टेटमेंट जो दिया गया है, इसमें बात ये की जा रही है कि जो बच्चे सीखते हैं उनमें से कौन सा जो एक ऑप्शन है इसमें वो सही नहीं है, यानी वो गलत है। तो पहला ऑप्शन जो इसमें है, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, तो ये कहना गलत होगा कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। आपने बहुत देखा होगा कि जो चीज़ें आप क्लास में नहीं सीखते वो आप बाहर सीख लेते हैं। यानी अगर आप मार्केट गए वहां से सीख लेंगे, आप रास्ते में आ रहे हैं, स्कूल से घर आ रहे हैं, तो रास्ते में जो एक्टिविटियां हो रही हैं तो आप वहां से सीख लेते हैं, अपने दोस्तों से सीख लेते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। अगला ऑप्शन है, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में जो आपके पूछा गया नहीं पूछा गया, तो हमको निगेटिव देना है आंसर। देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन को पेडागोजी में यही है कि पूरा क्वेश्चन लास्ट तक जरूर पढ़ेगा, इसमें लास्ट में नहीं लिखा होगा और उसका ऑप्शन चेंज हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें लास्ट तक हम क्वेश्चन को पढ़ना, फिर समझना, फिर ऑप्शन करना। ठीक है, तो इसमें नहीं पूछा है तो निगेटिव का निगेटिव ही हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पॉजिटिव होता तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाता, लेकिन इस पे निगेटिव ही पूछा गया तो आपका ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात कही गई कौन सा प्रश्न के विषय में सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें यही आपका हो जाएगा, केवल बच्चे कक्षा में ही सीखते हैं, तो ये कहना गलत होगा। और नहीं पूछा है तो नहीं का निगेटिव ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है ए सही हो जाएगा। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब बच्चे संज्ञानात्मक रूप से तभी सीखेंगे जब वो, मतलब अगर माइंडली आप तैयार नहीं हो, अगर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हम ये नहीं कर पाएंगे, तो आप नहीं कर पाओगे। कुछ भी सीखने के लिए पहले आप माइंडली फिट हो और माइंडली तैयार हो, तभी आप कुछ सीख सकते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चे एक्टिविटी चार्ट के माध्यम से, कोई प्ले ग्रुप करा दिया, तो अनेक प्रकार के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें नहीं पूछा है तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएंगे और आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि यानी जो बच्चे होते हैं अगर उन्हें समूह में कार्य दिया जा रहा है तो एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। तो इसका क्या रीजन, आखिर ऐसा क्यों है? तो पहला इसमें जो ऑप्शन है आपका, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, या फिर छोटे समूह में कुछ बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है,
सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, यानी अगर ग्रुप में करवा रहे हैं तो बच्चे जल्दी जल्दी अपना काम कर लेंगे। तो ये कोई पॉइंट नहीं बनता है और ना ये आपका ऑप्शन होगा ना बी ऑप्शन होगा। आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, यानी जब बच्चे समूह में सीख रहे हैं, अगर ग्रुप में बने हुए हैं, बच्चे समूह में बैठे हुए हैं, तो अगर बच्चे समूह में सीख रहे हैं तो एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे, एक दूसरे से सीख भी रहे होंगे, तो एक दूसरे की सहायता भी करेंगे उसमें। ठीक है, और जब परस्पर सहायता करेंगे तो उनमें सहयोग की भावना जागेगी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए वो प्रभावी होता है समूह में सिखाना। आगे चलते हैं हम लोग 19 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? यानी जो विकास है और अधिगम है, सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ देता है इनको, क्योंकि विकास एवं अधिगम यानी डेवलपमेंट एंड लर्निंग जो होता है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। तो ये जो जोड़ता है वो कौन सा ऑप्शन है? इसमें ए ऑप्शन है, अधिगम और विकास समानार्थी हैं, यानी विलोम शब्द हैं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, या फिर विकास अधिगम से स्वतंत्र है, यानी इनका कोई संबंध नहीं है, या फिर अधिगम विकास के पीछे होता है, यानी जो लर्निंग होती है वो विकास के पीछे, यानी पहले लर्निंग होती है फिर विकास होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, यानी लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो है काफी मतलब जो इंटर रिलेटेड है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर आपका विकास हुआ है तो आपने लर्निंग की है, ठीक है, और अगर आपकी लर्निंग हुई है तो आपका डेवलपमेंट होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, तो दोनों के इफेक्ट जो है एक दूसरे पर देखने को मिलते भी हैं। अब हम लोग चलते हैं 22 पे। सीखना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है एक सत्य है? इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। सीखना कौशलों के संचयन के समान है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन 20 है, इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? यानी जो सीखने की महत्वपूर्ण गतिविधि है बच्चों को सक्षम बनाती है। पुरस्कार हो गया, संवाद हो गया, व्याख्या हो गया, फिर निर्देश हो गया। तो इसमें 21 का आपका जो ऑप्शन है बी सही होगा कि संवाद। यानी अगर क्लासरूम में डिस्कशन कर रहे हैं आप तो वो काफी इफेक्ट डालता है बच्चे पर। अगर क्लासरूम में डिस्कशन होगा तो अगर जो बच्चा बोलना कम पसंद करता है, उसको कम मतलब वो लोगों से बातचीत करना कम पसंद करता है, तो उसमें भी जागरूकता आएगी, वो भी कोशिश करेगा कि सारे बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं तो वो भी उसमें बोलने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे बच्चे की जो मतलब क्षमता है वो बढ़ेगी, फिर वो 4 लोगों से भी बात करना स्टार्ट कर देगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मंच पे भी बोलना स्टार्ट कर देगा। तो जो संवाद होते हैं, संवाद से बहुत सारा मतलब बेनिफिट ये भी रहता है कि जब क्लासरूम में डिस्कशन हो रहा होता है तो बहुत सी बातें सामने निकल के आती हैं। सभी की लैंग्वेज जो होती है, बच्चा एक दूसरे से बातचीत कर रहा होता है तो एक दूसरे की लैंग्वेज को भी सीख रहा होता है, एक दूसरे में सहयोग की भी भावना आ रही होती है। तो काफ़ी जो डिस्कशन है ये पॉजिटिव माना जाता है क्लासरूम में, तो डिस्कशन कराना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 22 पे। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन जो है लर्निंग से लिए गए हैं। जो अधिगम है, अधिगम से क्वेश्चन आपके टॉपिक में मतलब सीडीपी में पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से करिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि पहला ऑप्शन है, सीखना तब होता है जब शिक्षार्थी को कुछ जानकारी दी गई हो। आगे चलते हैं। सीखना याद करने और किसी के व्यवहार में सक्रिय परिवर्तन की ओर संकेत करता है। ज्ञान पर कार्य करते हुए शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। सीखना मुख्य रूप से जैविकीय कारकों से नियंत्रित होता है। तो सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि यानी जो सीखना है वो निरंतर चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो ऐसा क्यों है? तो 22 जो है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्ञान पर कार्य करते हुए शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है, यानी बच्चा एक्टिव है। बच्चा माना ये जाता है कि जो आज की डेट में जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं ये मानते हैं कि बच्चा जो है वो खाली प्लेट नहीं है, यानी उसमें कुछ ना कुछ क्षमता के साथ वो पैदा होता है और उसमें ज्ञान मतलब भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता भी पाई जाती है। तो हर बच्चा क्रिएटिविटी है,
हर बच्चे में जिज्ञासु है, यानी हर बच्चा हर चीज़ नई नई चीज़ें सीखने के लिए वो एक्टिव रहता है। तो हर बच्चे में जिज्ञासा पाई जाती है, तो ये बच्चे में जन्मजात होती है, ये मानते हैं जो आज की डेट के मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 23 पे। अधिगम को कैसे सुगम बनाया जा सकता है, यानी जो लर्निंग है आपकी उसको कैसे सुगम बनाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है दंड के द्वारा बच्चों को कठोर कार्य के लिए ढकेल कर, या फिर बच्चों को बहुत अधिक व्यायाम तथा अभ्यास के लिए कहकर, बच्चे पर लंबे समय तक अध्ययन के लिए दबाव डालकर, या फिर बच्चा जिन्हें पहले से ही जानता है उनके कुछ नए तत्वों को जोड़कर। तो अधिगम को कैसे सुगम बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दंड के द्वारा बच्चे को कठोर दंड देना नहीं है। एनसीएफ जो है आपको मतलब बच्चे को प्रताड़ित करना माइंडली या फिजिकली, आप उसे किसी भी प्रकार का दंड नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बच्चे को बहुत अधिक व्यायाम अभ्यास यानी रट्टाफिकेशन रोट लर्निंग आपको नहीं करानी है। बच्चे पर लंबे समय तक अध्ययन, यानी बच्चे पे आप दबाव डाल रहे हैं कि आप रटते जाओ, अध्ययन करते जाओ, यानी पढ़ते ही जाओ, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। अधिगम जो है लर्निंग जो है तभी सुगम बनेगी जब बच्चे को जिन्हें बच्चे पहले से जानता है, यानी जो बच्चा अपना प्रीवियस नॉलेज है, जो पूर्व उसका ज्ञान है, अगर आप उससे नई चीजें जोड़ देंगे तो बच्चा अच्छे से कनेक्ट कर लेगा। माना यह जाता है कि क्लास 1 में जब बच्चा आता है तो उसको मातृभाषा में ही उसका पढ़ाया जाए, यानी जो मदर टंग होती है और जो वो घर से नॉलेज लेके आया है उसको बेस बनाकर ही हमको आगे बढ़ाया जाए, यानी उसको आधार बनाकर हमको बच्चे को आगे बढ़ाना है। तो बच्चा जो पहले से ज्ञान लेके आया है, यानी बच्चे को जो पहले से पता है, उसके आधार पे हमको बच्चे को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन मच बेटर है और डी ही ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग चलते हैं 24 पे। दो अभ्यर्थी एक ही आवरण को पढ़ते हैं, यानी दो अभ्यर्थी हैं एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी इनके बिल्कुल जो है भिन्न अर्थ लगाते हैं। यानी दो अभ्यर्थी हैं, एक ही कविता या पोएम दिया गया है उसको मतलब पढ़ रहे हैं और दोनों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से जो है क्या सत्य है। तो अगर आपसे कोई मतलब आप ही अपने फ्रेंड में कोई एक टॉपिक उठाइए, ठीक है, मान लीजिए कोई दो मतलब एक 4 ग्रुप के फ्रेंड बने हैं, उनसे अगर आप एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे या फिर उनसे राय लेंगे तो हर बच्चे का जो टॉपिक पे डिस्कशन होगा, अपनी राय होगी, सबकी भिन्न भिन्न होगी। ये जो आपकी थ्योरी है कोहलबर्ग की, उसमें इसी बारे में बात कही गई है। यानी कि एक जो उसमें वो जो चोरी कर लेते हैं तो इसमें बच्चे से पूछा जाता है कि क्या उन्होंने जो चोरी की वो सच मतलब अच्छा किया या अपनी वाइफ को मरने देते, तो हर बच्चा उस पर अपनी अपनी राय दे रहा था। तो हर बच्चे की थिंकिंग अलग होती है। अगर आपने किसी से एक टॉपिक के बारे में पूछा है कोई भी, तो अगर 4 व्यक्ति से आप पूछेंगे तो चारों व्यक्ति के जो होंगे राय अलग अलग होंगे, क्योंकि हर बच्चे का हर व्यक्ति का नजरिया अलग अलग होता है, सबकी सोच एक जैसी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो हर बच्चे की थिंकिंग अलग अलग होती है। इसी बारे में इसमें बात कही गई है कि एक काव्य जो था वो दो बच्चों को पढ़ाया गया, पर उनका जो अर्थ था दोनों का अलग अलग था, यानी दोनों का जो पढ़ने का नजरिया था, जो उसको समझने का तरीका था वो अलग अलग था, इसीलिए उसका अर्थ भी अलग अलग बताया गया। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है आपका संभव नहीं है और विद्यार्थियों को इसे दोबारा पढ़ाना चाहिए। यानी अगर बच्चे ने रट लिया होता तो सेम सेम आंसर दे देते, बट बच्चों ने रटा नहीं, उसको पढ़ा और समझ के उसका अर्थ निकाला, इसलिए दोनों में भिन्नता पाई जा रही थी। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं होगा। तो ये कहना भी कोई सही नहीं है कि मतलब समझाया नहीं गया है। आगे चलते हैं संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विभिन्न मतलब विधिवत कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। यानी जो आपका अधिगम है वो हर व्यक्ति की जो अधिगम विधि होती है उसके विभिन्न कारण होते हैं, उसको प्रभावित करता है। तो हर बच्चे का जो देखने का नजरिया है, समझने का तरीका है, सबका भिन्न भिन्न हो सकता है। तो इसमें आपका सी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के मतलब प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। क्वेश्चन लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है नहीं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को अपेक्षा मतलब उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना।
विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। तो इसमें जो बात की जा रही है, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। यानी जो टीचिंग के दौरान जो पहले तरीके होते हैं अपनाने वाले पढ़ाने के लिए, वो उचित नहीं है, मतलब प्रारंभिक कार्य में नहीं आता है, वो आपको बताना है। तो 25 जो क्वेश्चन है इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, यानी कि बच्चे को आप सिर्फ आदेश दे रहे हैं कि ये काम कर लो, पहले बच्चे को समझो तो एटलीस्ट उसको आता कितना है, फिर उसके आधार पे आप उसको आगे बढ़ाओगे। ठीक है, तो इसमें आपका ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। एक शिक्षक अपने आपस में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। यानी एक शिक्षक है, अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रही है। वह विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह में चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। यानी अगर एक टीचर जो है वो क्वेश्चन पूछती है बट वो खुद से आंसर नहीं दे रही है, वो जो बच्चे हैं उनसे खुद कह रही है कि समूह में चर्चा करो, यानी आपस में डिस्कस करो, फिर इसका उत्तर जो है आंसर निकालो या फिर इसका उत्तर बताओ। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, या फिर अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सीखने की तत्परता, या फिर सक्रिय भागीदारिता। तो 26 जो है इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सक्रिय भागीदारिता है इसमें, यानी एक्टिव हैं बच्चे, क्योंकि क्लासरूम में समूह में चर्चाएं हो रही हैं तो हर बच्चा एक्टिव होगा। जब क्लासरूम में डिस्कशन हो रहा होगा या कोई एक्टिविटी हो रही होगी तो सारे बच्चे एक्टिव होते हैं, और वो जब एक्टिव होंगे सामूहिक रूप से आपस में चर्चाएं कर रहे होंगे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होंगे, तो उसमें सहयोग की भी भावना विकसित होगी, एक दूसरे के प्रति जो सहयोग की भी भावना आएगी। तो इसमें आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 27 पे। 27 जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। यानी जो शिक्षार्थी हैं वो समूह में अच्छा हमेशा सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, यानी जो टीचिंग के दौरान ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको टीचिंग ऐसे ऐसे करनी है, तो उसमें ये बताया गया है कि आपको सिर्फ ऐसे ही पढ़ाना है। तो 27 जो है इसमें आपका सी ऑप्शन है। इसमें प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलता है। बच्चे अलग अलग गति से बढ़ते हैं और सीखने की भी अलग अलग क्षमता होती होगी, क्योंकि और सीखते भी अलग अलग हैं। तो इसमें आपका डी ही ऑप्शन सही होगा 27 का, क्योंकि इसमें जो बात कही गई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग गतिविधि से सीखते हैं। हर बच्चे की स्पीड जो है सीखने की वो धीमी तेज भी हो सकती है। अगर आपने क्लास में कोई टॉपिक एक उठाया है पढ़ाने को, तो हो सकता है कि आपको पहली बार में ही कुछ बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, और कुछ बच्चे हों तो हो सकता है उनको थोड़ा बहुत समझ में आया हो, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया होगा, उनको समझ में ही नहीं आया होगा कि इस टॉपिक में किस बारे में बात कही गई और क्या क्या आपने बता दिया। तो हर बच्चे की जो सीखने की गति है वो बराबर नहीं हो सकती, यानी समान नहीं होगी। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लगाते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। ठीक है, तो हर बच्चे की सीखने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 28 पे। 37 जो है इसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन थे, तो जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिली है, यानी जो नेक्स्ट क्लास इसके पहले मिली होगी, उसमें हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 17 से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो 37 आपके क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, यानी उस क्लास के भी मैं इंक्लूड करके बता रही हूँ, इसलिए 37 सारे क्वेश्चन एक टॉपिक से थे, तो इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, सारे प्रीवियस के क्वेश्चन है इंक्लूड। तो आप लोग अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 28 पे। सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? यानी जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की आनुवंशिकता, सीखने की शैली, बच्चों का परीक्षा परिणाम, या बच्चे की आर्थिक स्थिति। तो 28 जो है इसमें आपका देखिए, बच्चे की आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी ही है? नहीं, हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट भी होना चाहिए। अगर आपकी हेरिडिटी बहुत अच्छी बट आपको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं दिया गया है,
तो आप अच्छा नहीं सीख पाएंगे। आप ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स स्पोर्ट में हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, तो बच्चे की हेरिडिटी में तो है कि वो अच्छा मतलब क्रिकेटर बन जाएगा, लेकिन अगर उसको कभी प्रैक्टिस ही नहीं कराई गई, कभी उसको ट्रेनिंग ही नहीं दी गई, कभी उसको सारी सुविधाएं ही नहीं दी गई, तो कैसे जाके क्रिकेटर बन जाएगा? नहीं बन सकता। हेरिडिटी में तो था, तो थोड़ा वो नॉर्मली खेल कूद लेगा, बट वो बहुत अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाएगा। अगर उसको अच्छा इन्वायरमेंट दे दिया गया है, अच्छी उसको ट्रेनिंग दी गई, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, तो अच्छा क्रिकेटर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी हेरिडिटी में था, वो अच्छा इन्वायरमेंट भी उसको मिल गया। तो इन्वायरमेंट के साथ साथ हेरिडिटी भी इम्पॉर्टेंट है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, मैं ये नहीं मतलब इन्वायरमेंट जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही हेरिडिटी भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी हेरिडिटी अच्छी है तो इन्वायरमेंट भी अच्छा मिल के आपका ग्रोथ हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आपको जो है इन्वायरमेंट बहुत अच्छा दे दिया गया बट हेरिडिटी आपकी बहुत अच्छी नहीं रही है, तो आप उस फील्ड में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बट हाँ कुछ हद तक कर लेंगे। तो उसी प्रकार ये भी है कि अगर आपकी हेरिडिटी बहुत अच्छी रही है, आपको अच्छी हेरिडिटी मिली है, तो आप उस फील्ड में कर लोगे कुछ हद तक, बट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे जब तक आपको इन्वायरमेंट नहीं दिया जाएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों का परीक्षा परिणाम यानी सिर्फ रिजल्ट, तो रिजल्ट पे नहीं बात आती, बच्चा कैसे सीख रहा है। जब बच्चा अच्छा सीखेगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छा आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात नहीं होगी। बच्चे की आर्थिक स्थिति यानी बच्चे की आर्थिक स्थिति कैसी रही है, सीखने की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, तो ये भी कोई इसका पॉइंट नहीं बना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी की आर्थिक स्थिति जो है वो एक ही जैसी हो। क्लासरूम में अगर मान लीजिए 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे की जो कंडीशन है वो सबकी भिन्न भिन्न होगी, ये नहीं कि सभी की कंडीशन एक ही जैसी होगी, तो ये भी कोई पॉइंट नहीं है। इसमें जो ऑप्शन है वो होगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखने की शैली यानी सीखने का जो तरीका है वो इक्वल होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब आप मान लीजिए किसी बच्चे को समझ में कम आ रहा है तो आप उसको छोड़ देंगे। कोई टॉपिक अगर आपने उठाया है तो सभी बच्चों को समान तौर पे सिखाना है, सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना है। अगर कोई बच्चे को समझ में कम आ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके या फिर थोड़ा सा उसको ज़्यादा ध्यान देके आप उसको साथ में इंक्लूड करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 29 पे। एक शिक्षक सामान्यतः विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देता है। वह यह विश्वास करता है कि, इसमें आपके ऑप्शन है, इसको कंप्लीट करना है। तो पहला ऑप्शन है इसमें 29 जो है, विद्यार्थी एक जैसे कार्य सभी विद्यार्थियों को दिए जाने को पसंद नहीं करते हैं। यह विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। यह विद्यार्थियों में वैयक्तिक जो अंतर होते हैं, विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकेंगे। यानी जब सेम ही सेम दे दोगे तो एक दूसरे की मतलब अलग अलग जो कार्य दे दोगे तो कोई एक दूसरे की चीटिंग कर ही नहीं पाएगा। तो इसमें जो बात कही जा रही है 29 में, इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में वैयक्तिक अंतर होते हैं, इसीलिए सभी को अलग अलग कार्य दिए गए। यानी मान लीजिए अगर कोई बच्चा है उसको मैथ में इंटरेस्ट है, या मान लीजिए कोई बच्चा प्ले ग्रुप आपने करवाया, किसी बच्चे को कोई रोल प्ले करना बहुत अच्छा लगता होगा, किसी बच्चे को नहीं। जैसे कि डांसिंग को आप ले लीजिए, कोई बच्चे होंगे जिनको डांस करना बहुत पसंद होगा, और बट कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको डांसिंग नहीं आती होगी और ना ही पसंद होगा। तो हर बच्चे की अलग अलग एक्टिविटी होती, मतलब हर बच्चे की अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो हर बच्चे को अलग अलग तरीके से आप कार्य दे सकते हैं, जो भी उनका इंटरेस्ट हो उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो हर बच्चे में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। तो इसमें आपका बी मतलब वो सॉरी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 30 पे। 30 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहन करती है? पहला ऑप्शन है आपका, वह कक्षा में खुली गतिविधियों कोड़ों हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आपके एग्जाम में आता है। आप कोई भी एग्जाम मतलब सेट उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत से मैंने सेट ऐसे देखे थे जिसमें ये क्वेश्चन इंक्लूड हुआ है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन है, अलमारी में अच्छी तरह से संग्रहित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाए। अगला है सी, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरक्षित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। या फिर डी है, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चल सके। अब इसमें जो बात कही गई है, समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, यानी जो शिक्षा है उसको सीखने के लिए काफी आगे बढ़ाती है, यानी उसमें जो मदद करे।
आपने देखा होगा जब मतलब प्राइमरी जो स्कूल होते हैं उसमें खेलने के लिए बहुत सारी सामान गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, यानी बॉल हो गया, मैच हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं दी जाती हैं बच्चों को खेलने के लिए। तो इसमें बात ये की गई है कि जो ये सामग्रियां हैं तो क्या इनको ऐसी अलमारी में रख दिया जाए जो सप्ताह में मतलब एक ही बार, एक वीक में एक ही बार मिले बच्चों को खेलने के लिए, या फिर उनको ऐसे सजा के रख दिया जाए जो बच्चे सिर्फ उनको दूर से ही देखें। तो इस बारे में इसमें बात कही गई है। तो जो 30 क्वेश्चन है आपका, इसमें ए ऑप्शन सही होगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यही ऑप्शन आपका सबसे ज़्यादा सही है। इसमें बात ये कही गई है कि वह कक्षा में खुली गतिविधियों कोड को हो, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। यानी अगर बच्चे मान लीजिए अगर कोई मतलब मानचित्र वगैरह बना है तो बच्चे अगर देखना चाहते हैं तो किसी भी टाइम उसको देख सकते हैं, उससे ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, अगर वो खेलना चाहते हैं तो अगर खेलने का टाइम है, पीरियड है, तो वो खेल भी सकते हैं। अगर उनसे कुछ मान लीजिए नई नई किताबें हैं, नई नए चार्ट्स वगैरह बने हुए हैं, तो अगर बच्चा उनसे कुछ ज्ञान लेना चाहता है, कुछ देखना चाहता है तो देख सकता है। ये नहीं कि मतलब स्कूल में सारी सुविधाएं तो उपलब्ध हैं बट उनको देखने के लिए बस, यानी रख दी गई है अलमारी में, बच्चा दूर से देख रहा है तो उनका कोई पॉइंट नहीं बना, यानी बच्चा उनसे कुछ सीख नहीं पाएगा, जो लर्निंग है वो समृद्ध नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बाकी अलमारी में अच्छी तरह से संगठित कर दें, हम सप्ताह में एक बार, तो ये कोई नहीं है कि हाँ आप उसको सप्ताह में एक बार निकाल लें, बच्चे को आज सीखना है बट आप हफ्ते में एक बार दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। बच्चा वो जो सीखेगा वो अधिगम जो है वो प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। अगला जो है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संचित योजनाबद्ध अधिगम, ये भी आपका ऑप्शन गलत है, ये भी आपका इसमें ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 31 पे। कक्षा में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जो है विभेद, ये क्या है? तो पहला ऑप्शन है लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक रचनाओं को खोजने में अध्यापक को अभिप्रेरित किया जा सके, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापक को विविधपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हानिकारक है क्योंकि इनमें विद्यार्थी में परस्पर जो है द्वंद्व उत्पन्न होगा। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर पर पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो कक्षा में विद्यार्थी हैं उसमें विभेद यानी जो अंतर पाया जा रहा है वो लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक मतलब रचनाओं को खोजने में अध्यापक को अभिप्रेरित करता है। यानी मान लीजिए क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे 30 तरीके के होंगे, उनको किसी ना मतलब जरूरी तो नहीं 30 बच्चे हैं तो उनको सभी को डांसिंग ही पसंद होगी, किसी को मैथ पसंद होगी तो किसी को साइंस सब्जेक्ट बहुत अच्छी लगती होगी, किसी को इंग्लिश, किसी को खेलना बहुत पसंद होगा, किसी को म्यूजिक बहुत पसंद होगी। तो सभी बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होगा, और जब सभी बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होगा तो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। तो मतलब जो टीचर है मतलब टीचर है वो रचनाओं को खोजने में अध्यापक को अभिप्रेरित यानी टीचर को मतलब जो है उनको मोटिवेट करेगा, उनको अभिप्रेरित करेगा कि हाँ वो नई नई चीजें सीखें और बच्चों को सिखाएं। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 32 पे। अगला जो क्वेश्चन है 32, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षीय परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? लास्ट में नहीं लिखा हुआ है तो ये ध्यान रखिएगा। 32 जो है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, क्योंकि इसमें बात जो कही गई है यानी अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं बताया गया है? तो इसमें अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, यानी कि टीचर ने अगर कह दिया तो कि आपको इतना काम कंप्लीट करना है तो ये करना है, बच्चे का उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता। अगर कह दिया गया है कि हाँ ये आपको मतलब ये इतने बच्चे डांस करेंगे तो बच्चे करेंगे डांस, अगर उनको नहीं पसंद है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं है टीचर का इसमें, पर टीचर ने बोला है तो बच्चे को करना है, ऐसा ये नहीं होगा। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एनसीएफ भी कहता है बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको उसको टीचिंग मतलब उसको प्रशिक्षण आपको देना है। बच्चे प्रयासों को
स्वीकृत करें, बच्चे को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख, यानी ये सारे पॉजिटिव हैं, बट इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमको टीचर के अकॉर्डिंग नहीं, बच्चे के अकॉर्डिंग हमको उसको ज्ञान देना है। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट मतलब मैथ में है और बच्चे का इंटरेस्ट मैथ में नहीं आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं आप उस पर थोप रहे हो, आप पढ़ाने की विधि जो है उसको चेंज करिए, बच्चे को इंटरेस्ट लाइए अपने जो मतलब सिलेबस जो आप टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 33 पे। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उसके सीखने का जो वृत्त है वो कैसा बनेगा, यानी उसको सीखने शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है, अगर मतलब कोई समस्या है और उसमें समूह में उनको डिस्कशन करने का मौका दिया जा रहा है, तो जो उनका सीखने का मतलब वृत्त बनेगा वो कैसा बनेगा, बेहतर हो मतलब बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अनवरत रहता है, या फिर समान रहता है। तो 30 जो क्वेश्चन 33 है इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि बेहतर होगा, यानी जब वो डिस्कस करेंगे, जब वो डिस्कशन कर रहे हैं आपस में, तो उनका जो वर्क है वो बेहतर बनेगा, यानी उनका ज्ञान जो भी है वो भी विकसित हो रहा है, उनको नई चीजें सीखने को मिल रही है, जो उनका डाउट है वो क्लियर हो रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि हमको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो उनका वर्क बेहतर बनेगा। ये नहीं है कि वो स्थिर हो जाएगा, स्थिर तो यहाँ पे बात नहीं, क्योंकि वो चर्चाएं कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो नई नई चीजें सीखेंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उनका माइंड जो है वो डेवलप हो रहा होगा, तो इसमें बेहतर होगा, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 34 पे। जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति मतलब नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, तो यह डैश कहलाता है, यानी जो अधिगम हो रहा है बट नई स्थिति को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पा रहा है, यानी जो आप सीख रहे हैं उसका आगे चल के कोई प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो है कंडीशन वो क्या कहलाएगी। जो 34 है इसमें अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण हो रहा है, तो अगर सकारात्मक हो रहा होता तो वो उसमें परिवर्तन लाके उसका प्रयोग आगे कर पा रहा होता। अगर आप कुछ सीख के जो आपका पूर्व नॉलेज है उसको आप आधार बना के अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अगर आगे कुछ सीख रहे हैं तो पॉजिटिव में जाएगा। ठीक, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो सकता था, बट यहाँ पे कहा जा रहा है बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा है, यानी उसका प्रयोग आप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। अगला है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण है, अधिगम का शून्य जो है हस्तांतरण है, या फिर अधिगम का निरपेक्ष हस्तांतरण है, तो इसमें आपका जो 34 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उसका शून्य प्रभाव है, उसका वो प्रयोग कर ही नहीं पा रहा, यानी जो उसने सीखा है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, उसका कोई भी मतलब इम्पोर्टेंट या फिर उसका कोई भी रोल नहीं है आगे उसको बढ़ाने में, तो वो आपका जो स्थान अधिगम है वो यानी जो लर्निंग है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, यानी शून्य है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 35 पे। प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, पहला ऑप्शन है शिक्षक एवं विद्यार्थी द्वारा प्रदर्शित समय की पाबंदी, शिक्षक द्वारा विषय का अधिकार, शिक्षक विद्यार्थी संवाद, या पाठ्यक्रमों का समय पर पूर्ण होना। तो इसमें बात जो की जा रही है प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या रहे, यानी जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन आपका जो शिक्षक एवं विद्यार्थी द्वारा प्रदर्शित समय की पाबंदी, यानी समय के पाबंदी है, कितने टाइम पे आपको ये कंप्लीट कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक विद्यार्थी संवाद, यानी टीचर और शिक्षक के बीच जब डिस्कस होगा यानी डिस्कशन हो रहा होगा, तो जो बच्चे के अंदर झिझक है कि हाँ हम टीचर से कैसे बात करेंगे, या टीचर से जो भी वो थोड़ी सी रहती है कि हाँ हम टीचर से ये टॉपिक कैसे पूछ ले या क्वेश्चन कैसे पूछ ले, तो वो सब झिझक धीरे धीरे खत्म होने लगती है, यानी उनमें सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, लगता है कि हम हाँ फ्रेंडली हैं, तो ये जब जो ये मतलब डर है ये धीरे धीरे कैसे खत्म होगा, डिस्कशन से ही खत्म होगा, यानी टीचर और जब स्टूडेंट आपस में डिस्कस करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से अगर किसी टॉपिक पे बातचीत कर रहे हैं तो उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, अपनी अपनी राय रखी जाएगी, तो ये डिस्कशन से सारे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, तो जो डर है टीचर मतलब बच्चे का टीचर के प्रति वो धीरे धीरे खत्म होगा, तो लर्निंग जो है वो बेहतर बनेगी, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 36 पे। पहले ही सीखे जा चुके कौशलों को नए कौशलों में एक समान तत्वों की उपस्थिति का परिणाम है, तो इसमें पहला है नकारात्मक अंतरण, सकारात्मक अंतरण, सामान्यीकरण, या फिर शून्य, तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा,
सकारात्मक अंतरण। इसमें जो बात कही गई है, पहले ही सीखे जा चुके कौशलों को नए कौशलों में एक समान तत्वों की उपस्थिति का परिणाम, यानी जो आपने पहले सीखा है, ठीक है, उसका प्रयोग करके आप नए कौशल सीख रहे हो, तो इसमें सकारात्मक यानी पॉजिटिव वे में जा रहा है, तो पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए आपका जो है वो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यानी उसका प्रयोग कर पा रहे हैं। अगर आपने साइकिल चलाना सीख लिया है तो आप उसी का प्रयोग करके बाइक चला रहे हैं, यानी उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, जो आपने सीखा है उसका ट्रांसफर आगे कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव ट्रांसफर जो है ये हो रहा है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका 37। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है? तो इसमें आपका है जो देखना, मतलब चाक्षुष यानी विजुअल, या फिर संग्रहण, तथ्यात्मक, या फिर स्पर्श संबंधी यानी जो टच करना होता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी विजुअल, यानी बच्चा देख करके सीख रहा है। इसमें भी रहता है कि कितने % जो है बच्चे देख कर सीखते हैं, तो इसमें जो देख कर सीखना होता है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। जो देख कर सीखना होता है, जो बच्चे देख कर सीख रहे हो तो 60% होते हैं जो बच्चे देख कर सीखते हैं, ठीक है। वहीं पर जो बच्चे होते हैं 35% बच्चे सुनकर सीखते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कितने % बच्चे देख के सुन रहे हैं और कितने % बच्चे जो हैं वो देख कर सुनते हैं, और मतलब वो कितने % जो है बच्चे सुनकर समझते हैं। ये आप समझिए, कितने % बच्चे हैं तो देख कर समझते हैं, यानी लर्निंग करते हैं, उनको ज़्यादा प्रभावित करती है, तो वो देख कर है वो 60%। सुनकर कितने को इफेक्ट डालती है 35%। बाकी जो होता है मतलब कोई एक्टिविटी करा के, ये होते हैं 5%, यानी जो करके सीखते हैं, उनको उसमें इन्वॉल्व ही करना पड़ेगा, आपको एक्टिविटी करानी ही पड़ेगी, मतलब प्ले ग्रुप कराना ही पड़ेगा, तभी जाके वो सीखेंगे, यानी करके सीख रहे हैं तो इसमें वो हो जाते हैं 5%। तो ये रहता है कि यानी जो देख कर सीख रहे हैं वो 60, और जो सुनकर वो 35, और जो करके सीख रहे हैं वो 5% होते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो फ्रेंड्स ये 37 क्वेश्चन थे एक टॉपिक से, यानी जो लर्निंग टॉपिक है आप में वहां से क्वेश्चन थे 37, मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं, तो दोनों क्लास जरूर देखिएगा, आपको यहीं पे मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। वो भी क्लास मैंने आज ही अपलोड की है, तो इनको जरूर ज्वाइन करिएगा। आपके यहाँ से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि लर्निंग से टॉपिक, मतलब जो लर्निंग टॉपिक है आपके सीडीपी में हर बार आता है, और सीडीपी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके 30 ऑफ 30 आ सकते हैं। तो जरूर मेहनत करिएगा, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इस बार सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा। टीआरई 4 में भी आप अप्लाई कर सकते हैं एंड अदर स्टेट में भी डाल सकते हैं फॉर्म। और इसके बाद जो एग्ज़ाम है सीटेट का, जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अगली संस्था कराने वाली है, तो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस सब कुछ चेंज मिलने वाला है। हो सकता है ना भी चेंज हो, बट 50% चांसेस यही है कि चेंज होगा, क्योंकि जब संस्था ही चेंज कर दी जाएगी तो एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस सब कुछ चेंज मिलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। नेक्स्ट बार हो सकता है ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, क्या होता है कोई आइडिया नहीं है। तो इस बार सीटेट आप लोग क्लियर कर लीजिए। आप टीआरई 4 में भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अदर स्टेट में कहीं अगर वैकेंसी निकले तो आप वहाँ भी अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, 7 जुलाई को आपका एग्जाम होना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, जो भी सीटेट की क्लासेस, मतलब जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी कितना स्कोर आपका रहा वो भी कमेंट में बताइएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको बीपीएससी की भी क्लासेस 2 बजे मिलती है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम देने वाले हैं तो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लर्निंग से क्वेश्चन हर बार आपको सीडीपी में देखने को मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।